नवदृष्टि आईएएस एकेडमी की वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में। अब जो अगला पड़ाव है संवैधानिक विकासों के क्रम में वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम माना जाता है कि एक अंतिम पड़ाव के रूप में देखा जाता है जो ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में संवैधानिक विकास हुए, और बहुत ही व्यापक महत्ता का ये संविधान संशोधन रहा, क्योंकि जो हमारा वर्तमान संविधान है हम पाएंगे उसके लगभग 2/3 प्रोविज़न यानी 2/3 प्रोविज़न जो उसके हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। यानी जो हमारी संविधान की मूल रूपरेखा तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किया वो था भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला चीज़ अगर देखें तो ये बड़े लंबे संघर्षों का एक परिणाम था और क्रमिक जो संवैधानिक विकास चला रहा था जिसकी हम शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से देखते हैं, उसकी कहा जाए एक चरम परिणति के रूप में हम यहाँ देखते हैं संवैधानिक विकासों को। यह अधिनियम इस नाते भी बहुत महत्व रखता है क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के प्रतिफल के रूप में भी हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। प्रतिफल का मतलब ये हुआ, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं, जब हम संघर्ष करते हैं तो उसका कुछ आउटकम हमें ज़रूर मिलता है। संघर्ष हमेशा जाया नहीं जाते, उनके ज़रूर कुछ ना कुछ प्रतिफल हमें मिलते हैं। तो यहाँ जो प्रतिफल मिला हमें वो बड़े लंबे संघर्षों का एक प्रतिफल था। अब हम लोग थोड़ा पीछे देखें अगर मुड़ करके तो 1919 के प्रावधान, वो जो अधिनियम था उसमें एक प्रावधान किया गया था कि इस संविधान के लागू होने यानी 1919 के अधिनियम के लागू होने के 10 वर्षों के अंदर एक रॉयल कमीशन, एक शाही आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह देखेगी कि भारत सरकार डोमिनियन स्टेटस और उत्तरदायी शासन की दिशा में कितना आगे बढ़ी है और कौन कौन से सुधार अपेक्षित हैं भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को स्थापित करने के लिए, और कितना उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मॉन्टेग्यू की घोषणा थी 1917 की, उसी का आउटकम है आगे, क्योंकि उसमें कहा गया था कि हमारी सरकार का उद्देश्य भारत में धीरे धीरे एक डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना है, एक उत्तरदायी शासन को लाना है। तो इस प्रावधान के अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। जैसा कि आप सभी इतिहास में पढ़ेंगे डिटेल में, मैं संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर कि साइमन कमीशन 1919 के उसी प्रावधान का परिणाम था जिसमें कहा गया था कि 10 साल के इस परिसमाप्ति से पूर्व एक रॉयल कमीशन या शाही आयोग का गठन किया जाए। चूँकि ब्रिटेन में 1928 में नए जनरल इलेक्शन होने वाले थे, अगले जनरल इलेक्शन होने वाले थे, यानी निर्वाचन होना था, आम चुनाव होना था। सत्तारूढ़ पार्टी उस समय थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में आप अगर ध्यान दें तो वो भारत पर अपने नियंत्रण को बनाए रखना चाहती थी और भारत को ज़्यादा कुछ कंसेशन देने में विश्वास नहीं करती थी। जबकि जो दूसरी पार्टी है, आप जानते हैं वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, वहाँ दूसरी पार्टी जो है वो लेबर पार्टी है, और लेबर पार्टी रिलेटिवली उदारवादी पार्टी है और वो चाहती थी कि औपनिवेशिक सरकारों में, जो औपनिवेशिक व्यवस्था में शासित राज्य हैं, वहाँ उपनिवेशों की जनता को थोड़ा सहूलियत प्रदान किया जाए। और भारत के संदर्भ में लेबर पार्टी का दृष्टिकोण ये था कि भारतीयों के साथ हमें थोड़ा उदारतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो इस वजह से 1927 में कंजर्वेटिव पार्टी ने यह सोचकर कि अगले चुनाव में 1928 में जो होने वाले हैं कहीं लेबर पार्टी के लोग ना आ जाएं और भारत के साथ ज़्यादा रियायत कर दें, भारतीयों को ज़्यादा रियायत शासन संबंधी दे दें। तो इस उद्देश्य से उन्होंने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक भारतीय सांविधिक आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट कर दिया। भारतीय सांविधिक आयोग,
चूँकि सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इस नाते इसको साइमन कमीशन नाम भी दिया गया। 7 सदस्यीय इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। इसका उद्देश्य ये था कि भारत के लिए वैकल्पिक संवैधानिक सुधारों की व्यवस्था करना और एक संविधान, अगला संविधान कैसे बने, उसके प्रावधान क्या हों, इसके संबंध में भारत के सभी दलों से विचार विमर्श करने के बजाय साथ जो उसके तमाम स्टेक होल्डर हैं हमारे यहाँ, उनसे चर्चा करने के पश्चात ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुझाव देना था। इसके लिए एक शाही आयोग गठित हुआ था सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में। आप जानते हैं कि भारतीयों ने इसका इस आधार पर विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। सर जॉन साइमन का जब कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन 1928 में, तो पूरे भारत में इसके खिलाफ हड़ताल हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। परिणाम ये होता है कि उस समय जो भारत राज्य सचिव हैं लॉर्ड बर्किनहेड, जो उस समय भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने भारतीयों से ये कहा, भारतीय नेतृत्व से, कि यदि आप सभी मिलकर के बिना किसी मतभेद के, यानी सर्वसम्मत से आप एक वैकल्पिक संविधान भारत का बनाकर हमें दें तो हमारी सरकार उसे मान लेगी। वो बहुत बड़े अच्छे से जानते थे उस समय की भारतीयों की जो मनस्थिति थी, राजनीतिक दलों की मनस्थिति थी। आप जानते हैं कि भारत में किस तरह के द्वंद्व चल रहे थे, खास करके मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण कांग्रेस के विरोधी था, यानी बहुत मतांतर वाली राजनीतिक दल यहाँ पर थे और भारतीयों में कोई मतैक्य नहीं था, जैसा कि बहुत संभव भी है ऐसे विविधतापूर्ण देश में। तो लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ के दलों ने एक्सेप्ट कर लिया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वसम्मत से एक समिति बनाई गई जिसको नेहरू समिति का नाम दिया गया। नेहरू समिति का काम था भारत के लिए एक वैकल्पिक संविधान बनाकर देना जो किसको प्रतिस्थापित कर सकता था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को। मतलब ये उनका अप्रोच था। तो साइमन कमीशन के द्वारा जो परिस्थितियां पैदा की गई उसमें जब चुनौती दिया लॉर्ड बर्किनहेड ने, तो हमारे सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर के मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त किया, उसने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। मोतीलाल नेहरू यहाँ पर अध्यक्ष थे इसके। तो मोतीलाल नेहरू की जो समिति की जो रिपोर्ट आई उसमें एक तो प्रोविज़न किया गया कि भारत में एक संघीय सरकार की स्थापना होनी चाहिए और ऐसी संघीय सरकार बने जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए जब जब केंद्र कमज़ोर रहा तो यहाँ विघटनकारी शक्तियाँ प्रभावशाली हुई। तो एक महत्वपूर्ण सुझाव ये था। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव था मोतीलाल नेहरू समिति का कि भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लाई गई थी 1909 के अधिनियम द्वारा और जिसे 1919 के अधिनियम में ज़्यादा विस्तारित किया गया था, इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल जो इलेक्टोरेट सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया जाए, ये अनुशंसा की गई, इनके द्वारा सुझाव दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया था कि भारतीयों के कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए नेहरू समिति में की रिपोर्ट द्वारा। जाहिर बात थी कि जब कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही उसमें, हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद ये लाया गया था, तो जैसा कि लॉर्ड बर्किनहेड ने पहले से सोच रखा था कि भारतीय किसी मामले पर मतैक्य नहीं रखेंगे, वही हुआ। और जब मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट आती है तो उसे इनकार कर दिया, खारिज कर दिया एक सिरे से मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग के उस समय प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो। और उन्होंने, जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में उन्होंने इसकी व्यवस्था को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, हम एक 14 पॉइंट फार्मूला जो प्रस्तुत कर रहे हैं, 14 सूत्री फार्मूला प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ को ज़्यादा पावर के बजाय राज्यों को ज़्यादा अधिकारिताएं दी जानी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि एक ढीला ढाला संघ हो जिसमें मजबूत राज्य हों, क्योंकि उनका स्वप्न था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो मुस्लिम बहुल इलाके में एक नया नेशन देखते थे, 2 नेशन थ्योरी में वो विश्वास करते थे। तो उन्होंने कमज़ोर संघ और सशक्त राज्य की बात की।
दूसरी महत्वपूर्ण प्रावधान जहाँ पर ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ वो ये रहा कि उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसकी गारंटी की मांग की और कहा ये व्यवस्था आगे चलती रहनी चाहिए। जैसा कि आप समझ सकते हैं किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो जानबूझ करके कहते हैं कि हड्डी फेंकने का काम किया था और हमारे नेतृत्व के जो तमाम राजनीतिक दल थे वो आपस में लड़ने लगे। अंग्रेज़ यही चाह रहे थे, लॉर्ड बर्किनहेड यही चाह रहा था और यही हो भी जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, नेहरू समिति की जो रिपोर्ट आई उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जैसे जो युवा नेता थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी पीढ़ी के जो नया नेतृत्व था वो भारत की स्वाधीनता की आकांक्षी हो चुका था अब तक। और इतिहास में आप पढ़ेंगे डिटेल कि 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर में रावी नदी के किनारे और वहाँ पर 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उन्होंने मांग किया कि हम स्वाधीनता से कम कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया लगे हाथ कि हम अगले साल यानी 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और आप जानते हैं कि तब से 1930 से लेकर के 1947 तक लगातार हमने स्वाधीनता दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी को मनाना आरंभ किया था। तो इस तरीके से हम देखें कि जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं थी अब डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़ चुकी हैं और ये बात रखी जा रही थी कि हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्वाधीनता होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम प्रकार के दबाव पैदा होते जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। इसके पश्चात 1930 में साइमन कमीशन जो कि 1927 में गठित हुआ था लंदन में, 28 में भारत आया। तमाम स्टेक होल्डर से उसने काफ़ी विचार विमर्श किया, कांग्रेस और तमाम जो भारतीय राजनीतिक दल थे उनसे उसने विचार विमर्श किया और फाइनली तमाम स्टेक होल्डर से जब उन्होंने चर्चा कर लिया तो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, इधर नेहरू कमेटी की रिपोर्ट और जो जिन्ना की मांगें थीं, अब इन सबसे एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि जो एक राजनीतिक मतैक्य है और उसको एक रूपता में लेते हुए संविधान के सुधारों को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के कई सारे भ्रम की स्थितियां पैदा हुई। मतलब किधर जाया जाए, कोई मजबूत संघ की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं राज्य मजबूत होना चाहिए। साइमन कमीशन कहता है कि नहीं संघ की व्यवस्था बढ़िया से की जाए, संघ में डायरकी लाया जाए और प्रांत में जो द्वैध शासन है उसे समाप्त किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर एक राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से ये डिसाइड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भारत के तमाम राजनीतिक दलों को लंदन बुलाया जाए गोलमेज सम्मेलन में। और जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा 3 गोलमेज सम्मेलन इस उद्देश्य से लंदन में आयोजित किए गए 1930, 1931, 1932 में। तो इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यही रहा कि भारत में भावी संवैधानिक सुधारों का क्या स्वरूप होना चाहिए। अब अगर हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों की ओर फिर से निगाह डालें तो इसी समय आप देखते हैं पूरे विश्व में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही थी और परिणाम ये होता है कि महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। आप जानते वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन भी 30 में शुरू हो चुका था, श्रमिक अशांति चारों ओर दिख रही थी। तो इन तमाम परिस्थितियों में और ब्रिटिश शासन का आप देख रहे हैं दमन चक्र भी रुक नहीं रहा था। तो इस परिस्थिति में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च को उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आरंभ किया साबरमती आश्रम से, जो दांडी मार्च के रूप में आरंभ हुआ। दांडी मार्च में जो हम देखते हैं कि नमक कर का उन्होंने उल्लंघन किया था महात्मा गांधी ने, नमक बना करके दांडी में 6 अप्रैल को, वह एक प्रतीकात्मक विषय था। मूल रूप से एक बड़ी चुनौती देना था ब्रिटिश हुकूमत की जो यहाँ शासन करने की नीतियाँ थीं, उन तमाम करों का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करना था देश के सामने, जो औपनिवेशिक कर औचित्यहीन थे पूरी तरीके से, जो सिर्फ हमारे शोषण पर
शोषण के उद्देश्य से हमारे ऊपर थोपे गए थे और कराधान के सिद्धांतों के एकदम विपरीत थे। पहली बार बड़े पैमाने पर महात्मा गांधी ने चुनौती दिया। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड में एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। उसी तरह से यहाँ भी आया कि वो कर हमारे ऊपर इनवैलिड हैं जो हमारे प्रतिनिधियों द्वारा हमारे ऊपर आरोपित नहीं किया गया, हमारी इच्छा है, हमारे जनमत के अनुसार। नमक कर कौन लगाया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भी भारतीय सदस्य नहीं बैठा हुआ, निर्वाचित व्यक्ति वहाँ भारत से नहीं बैठा हुआ है। वो औपनिवेशिक विधायिका है जिसने हमारे ऊपर लगाया है कर। तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसके ज़बरदस्त प्रेशर बन रहे हैं इससे ब्रिटिश हुकूमत पर। इन तमाम दबावों के परिणाम स्वरूप जो एक वातावरण निर्मित हो रहा है उसमें यह है कि भारतीय अब कुछ ज़्यादा पाएंगे तभी संतुष्ट होंगे। यानी अब की बार जो संविधान संशोधन लाया जाएगा इंग्लैंड में पार्लियामेंट में, उसमें भारतीयों को कुछ ज़्यादा देना होगा। यानी 1919 से हमें आगे बढ़ना होगा, तभी काम बनेगा। और इन्हीं परिस्थितियों में अगर हम लोग देखें तो 1935 का अधिनियम लाया गया। अब एक दो बातें और यहाँ देख लेने की है कि इस समय जब 1935 का अधिनियम लाया गया था तो आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र में अगर कोई घटनाक्रम घटित हो रहा है इतने व्यापक पैमाने पर, तो उसमें जो बाहर की घटनाएं हैं कुछ उनका भी प्रभाव पड़ रहा होता है। अब वो बाहर की कौन घटनाएं थी जिसके नाते एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था पर। तो एक बड़ा दबाव ये पैदा हुआ, आप जानते हैं इटली में फांसीवाद का उदय हो चुका था मुसोलिनी के नेतृत्व में, जो लगातार ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। दूसरा आपने देखा कि हिटलर का उदय हो चुका है इस दौर में, 30s में तेज़ी से हिटलर का उदय हो रहा था। हिटलर ने अपनी तमाम शक्तियां राज्य की अपने हाथों में लेकर के अधिनायक तंत्र की स्थापना कर लिया। और ये जो प्रखर राष्ट्रवाद की व्यवस्था स्थापित हुई नाजीवाद फांसीवाद के रूप में, और इसी बीच आप देख रहे हैं कि जापान का भी उत्कर्ष हो रहा था। जापान ने एशियाइयों के लिए नारा भी लगा रखा था और तेज़ी से मंचूरिया वगैरह पर कब्जा कर चुका था जापान। तो कई तरह से चुनौती आ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय चुनौती भी। ब्रिटिश हुकूमत चाह रही थी कि भारतीयों को अगर हम कोई कंसेशन नहीं देंगे तो भारतीय हमसे असंतुष्ट होंगे, और ये असंतुष्टि अगर हमारे जो बाहर के दुश्मन हैं उनको अगर इस बात का संज्ञान हो जाएगा कि भारतीय अपने शासकों से बहुत असंतुष्ट हैं तो इस अवसर का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी दौरान आप और देख सकते हैं कि सोवियत संघ जो एक वैकल्पिक व्यवस्था दिया था, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का धुर विरोधी व्यवस्था उसने सृजित की थी लेनिन के नेतृत्व में, पहले बाद में स्टालिन के नेतृत्व में, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। 1935 तक आप देखिए दुनिया भर में सोवियत मॉडल की चर्चा होने लगी थी। और उपनिवेशवाद का धुर विरोधी अगर कोई था, सबसे प्रबल विरोधी कोई था तो कौन था? वो यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। तो इन परिस्थितियों में ब्रिटिश हुकूमत के सामने और कोई विकल्प नहीं बचा था। सिर्फ एक ही विकल्प था कि भारत में संवैधानिक सुधारों को और गति दें, भारतीयों को सहभागी बनाएं ताकि उनका असंतोष कम हो और औपनिवेशिक शासन से उनका सहयोग बढ़े। तो इन्हीं परिस्थितियों में एक अधिनियम ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किया गया। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और छूट रही थी इसमें कि जब 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वो भी अनिर्णीत रहा, क्योंकि आप जानते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं किया, द्वितीय में भागीदारी किया गांधी-इरविन समझौते के बाद। लेकिन आप जानते हैं कि गांधी-इरविन समझौते के बाद जब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी पार्टिसिपेट करके और वहाँ से आते हैं तो कहते हैं मैं तो खाली हाथ आया हूँ, क्योंकि सांप्रदायिकता का प्रश्न फिर एक बार खड़ा हुआ। खास करके जो पृथक निर्वाचक मंडल में हरिजनों के लिए व्यवस्था की बात थी, तो
तो ये लग रहा था कि भारत को फिर तोड़ने की भारतीय समाज को कोशिश चल रही है। तो गांधी उधर से संतुष्ट होकर के आते हैं और द्वितीय चरण सविनय आंदोलन का आरंभ कर देते हैं। इस नाते 32 में यानी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं किया। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों में कुछ मुद्दों पर जो सहमति बन गई थी उसको लेते हुए, और जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी 1930 वाली, उन दोनों को आधार बनाते हुए ब्रिटिश शासन ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया। व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र। व्हाइट पेपर क्या होता है? तो आपने सुना होगा कि भारत और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब ये कोई अथॉराइज्ड पेपर लाना चाहते हैं किसी इशू पर, किसी मुद्दे पर, या अपने देश की जनता को कुछ बताना चाह रहे होते हैं किसी महत्वपूर्ण इशू पर, तो लोग व्हाइट पेपर लाते हैं, श्वेत पत्र लाते हैं, जो सरकार का एक आधिकारिक दस्तावेज होता है उस इशू या विषय के संदर्भ में। तो एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया ब्रिटिश हुकूमत ने। किनके आधार पर? साइमन कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, और दूसरा 3 गोलमेज सम्मेलन के जो निष्कर्ष थे। और यही व्हाइट पेपर आधार बनता है 1935 के अधिनियम का। तो आपने देखा एक बड़ा बैकग्राउंडर है। 1919 से 1935 के बीच में गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका था, यानी दुनिया बहुत बदल चुकी थी इन 16 वर्षों में। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा प्रभाव तो स्वाभाविक ही था, बड़े परिवर्तन तो वांछित भी थे और लाजमी भी थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। तो ये भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जो अगस्त 1935 में क्राउन की अनुमति इसको मिली। और आप जानते हैं क्राउन की अनुमति के बाद ही कोई विधेयक, अधिनियम बनता। तो अगस्त 1935 में ये अधिनियमित हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1935 अब एक्ट बन गया। बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया। इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण बात थी कि ये काफ़ी विस्तृत दस्तावेज था, एक बड़ा संविधान था, जिसमें इसमें अगर आप देखेंगे 321 321 आर्टिकल्स थे। 321 आर्टिकल्स थे, यानी कितने अनुच्छेद थे कुल? इसमें 321 और 10 अनुसूचियां थी, यानी 10 शेड्यूल्स थे। तो इस संविधान में आप देखें 321 जो अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां या 10 शेड्यूल। जैसे जो वर्तमान संविधान हमारा 395 आर्टिकल्स हैं और कितनी कुल अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। तो वैसे इसमें आप देख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। 395 सिर्फ 74 ज़्यादा वर्तमान संविधान में और 2 अनुसूचियाँ ज़्यादा हैं। तो आप उसके आकार का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विस्तृत दस्तावेज रहा होगा। ये भी काफ़ी विस्तृत दस्तावेज था और बहुत व्यापक प्रावधान इसमें मिलेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि संघ स्तर से लेकर के प्रांतीय स्तर तक कौन बहुत बड़े सुधार इसमें किए गए। तो हम लोग पहले देखेंगे संघीय ढांचे में क्या क्या परिवर्तन हुआ। संघीय ढांचे, जिसको हम कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक, संबंधी व्यवस्था। संबंधी व्यवस्था या प्रावधान, जो भी आप समझें। तो फेडरल स्ट्रक्चर संबंधी व्यवस्था या प्रावधान क्या है? तो इसमें कहा गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, जिसको फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम दिया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन की व्यवस्था किया गया। जो पहला प्रावधान है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान, ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसको हम कहेंगे अखिल भारतीय संघ।
अखिल भारतीय संघ या ऑल इंडिया फेडरेशन की इसमें व्यवस्था की गई। फेडरल गवर्नमेंट अगर हम देखें, अभी हम लोग यूनियन है, फेडरल नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में राज्यों को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। हालांकि इसमें संघ भी अविनाशी होता है, राज्य भी अविनाशी होता है। फेडरल सिस्टम को आइडियल रूप में हम अमेरिकन फेडरल सिस्टम को देखते हैं, यानी फेडरल सिस्टम का जो आइडियल है वो हमको किसे मानते हैं, अमेरिकन फेडरल सिस्टम को आइडियल मानते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम आया वो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाना था, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। इस फेडरेशन में कौन से इलाके शामिल होते, तो जिसमें यानी इस फेडरेशन में ब्रिटिश प्रांत, आप जानते हैं 11 ब्रिटिश प्रांत थे। इसके साथ साथ ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ उपराज्यपाल शासित क्षेत्र, कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित थे क्षेत्र उस समय। अगले थे कमिश्नर शासित क्षेत्र, और इनके साथ ये इतने इलाके जो हैं, ब्रिटिश प्रांत, उपराज्यपाल द्वारा शासित क्षेत्र, कमिश्नर शासित क्षेत्र, ये सब जो हैं वो मिला करके ब्रिटिश क्षेत्र थे। ये कौन क्षेत्र थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन के क्षेत्र थे, मतलब जिस पर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स था। ठीक है, तो ये 3 टाइप से उन्होंने व्यवस्था की थी, यानी कुछ को राज्य के रूप में रखा था, जैसे हम लोग स्टेट के रूप में देखते हैं। उनके यहाँ कुछ उपराज्यपाल शासित क्षेत्र थे, जैसे अगर हम लोग दिल्ली और पांडिचेरी को देखते हैं। और तीसरा कमिश्नर शासित क्षेत्र, जैसे हम संघ, जो बाकी संघ शासित क्षेत्र हैं उनके बारे में हम लोग जो देखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश प्रांत, उपराज्यपाल द्वारा शासित क्षेत्र और कमिश्नर क्षेत्र, ये सब मिला करके हम कह सकते हैं ये ब्रिटिश क्षेत्र थे। कौन से क्षेत्र थे, ब्रिटिश क्षेत्र। ये सब मिला करके ब्रिटिश क्षेत्र बने। और इसके साथ जोड़ दिया गया और किनको इसमें शामिल होना था, देशी रियासतों द्वारा शासित क्षेत्र। देशी रियासतों द्वारा शासित क्षेत्र। यानी एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ जो ध्यान देने की है, पहली बार पूरा भारत एक छतरी के अंदर आने वाला था, पूरा एक शासन की छतरी के अंदर आने वाला था। यानी अभी अगर हम देखें तो ये जो 3 व्यवस्था वाली क्षेत्र थी, इस पर तो ब्रिटिश हुकूमत डायरेक्टली चलती थी, और ये जो क्षेत्र थे ये किसके द्वारा शासित थे, हमारे यहाँ के राजाओं द्वारा शासित थे। और सभी रियासतों में अलग अलग व्यवस्थाएं थीं, अपने मन के अनुसार चलाते थे। कोई व्यवस्थित विधिक व्यवस्था नहीं थी, समरूप विधिक व्यवस्था इनके यहाँ नहीं थी। तो इन सबको मिला करके एक अखिल भारतीय संघ बनाने की व्यवस्था किया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था। और भारत पहली बार प्रशासन की दृष्टि से क्या होने जा रहा था, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड होने जा रहा था, यूनाइटेड होने जा रहा था एक फेडरेशन के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण था। यानी अगर आप देखें भारत एक होने जा रहा था, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम लोग पहुँचे थे। अगर इस व्यवस्था को सिस्टमेटिकली हम चला पाए होते, हमारे यहाँ का नेतृत्व मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा संभाल पाया होता, बहुत ही जिजीविषा के साथ में, और साथ साथ बहुत ही कहा जाए राजनीतिक सूझबूझ के साथ में, तो शायद देश आगे विकसित नहीं हुआ होता। लेकिन आप समझते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जिसमें हम लोग क्षुद्र स्वार्थों में पड़ जाते हैं, या तमाम चीज़ों का आकलन हम गलत करते हैं और परिणाम नकारात्मक हो जाता है। इतिहास साक्षी है कितना दर्द इस देश के लोगों ने उठाया है। तो ये जो व्यवस्था बननी थी, अंग्रेज थे बहुत होशियार, उन्होंने कहा ये संघ वाली जो व्यवस्था लागू होगी वो तभी लागू होगी जब जो रियासतों के द्वारा शासित जनसंख्या है उसमें से आधे से अधिक जनसंख्या
अखिल भारतीय संघ का समर्थन करेगी। यानी कहा जाए कि घोड़े के आगे गाड़ी जोतने का काम अंग्रेजों ने कर दिया। एक ऐसी शर्त लगा दी कि देशी रियासत, फिर से सुने, कि इसमें व्यवस्था किया गया कि अखिल भारतीय संघ तभी अस्तित्व में आएगा, इफ बट लगाने का काम कर दिया गया। अखिल भारतीय संघ तभी व्यवस्था में आएगा जब देशी रियासतों द्वारा शासित जनसंख्या का आधे से अधिक हिस्सा, मतलब रियासतों की आधे से अधिक जनसंख्या इस प्रावधान का, अखिल भारतीय संघ के प्रावधान का समर्थन कर दे। और आप जानते हैं, अगर उस समय के इतिहास जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल तो आपको समझ में आएगा कि, और जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे समझ भी रहे होंगे इस चीज़ को, कि उस समय जो देशी रियासतों की जनता थी वो बहुत ज़्यादा दबी कुचली थी, रिलेटिवली बहुत ज़्यादा दबाव था उन पर अपने स्थानीय शासकों का। और अधिकांश शासक, आप जानते हैं, कोई राजा का पद स्वतः ही थोड़ी खोना चाहेगा, आ बैल मुझे मार थोड़ी कोई कहेगा। तो यहाँ अखिल भारतीय संघ बनने का मतलब था कि देशी रियासतों के राजा किसके अधीनस्थ हो जाते, एक अखिल भारतीय सरकार के अधीन हो जाते, और उन तमाम उनका जो राजशाही का आडंबर था वो सब क्या हो जाता, खो जाता। और इस नाते बहुत संभावना यही थी, जो आगे चल कर के हुआ भी, कि देशी रियासत इसमें सबसे बड़ी अड़चन पैदा करें, वही हुआ भी। कभी भी ये मार्क करिएगा, ये अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया, सिर्फ प्रोविज़न मात्र रह गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये था संवैधानिक विकास की दिशा में कि अब दिख गया, एक मैसेज चला गया, एक हमारे यहाँ बड़ा उद्देश्य भविष्य के लिए हो गया कि एक दिन सभी को एक छतरी के नीचे आना ही होगा। और यही शासन प्रशासन की दृष्टि से जनता की भलाई के लिए देश हित में आवश्यक है। अब दूसरे प्रावधान पर देखते हैं। हम लोगों ने पिछले उसमें बात किया था वीडियो में 1919 के अधिनियम के बारे में, और वहाँ हमने देखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी की स्थापना होती। डायरकी में व्यवस्था ये किया गया था कि प्रांतीय सूची के विषयों को दो सूचियों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। जिसमें आरक्षित सूची के जो विषय थे उनका शासन गवर्नर, प्रांत में गवर्नर अपने परिषद के शासकीय सदस्यों की मदद से चलाता, और हस्तांतरित विषयों का जो शासन था गवर्नर लोकप्रिय निर्वाचन में चुने गए मंत्रियों की सहायता से संचालित करता। यानी सीमित रूप से स्वायत्तता मिली, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हुई थी। कहाँ पर? प्रांतों में हुई थी। यहाँ वो व्यवस्था लागू की गई कहाँ पर? संघ में लागू किया गया। तो संघ के स्तर पर क्या लागू किया जाना था यहाँ पर? तो दूसरा प्रावधान है संघ के स्तर पर, या संघ सरकार कर लीजिए, संघ सरकार के स्तर पर द्वैध शासन। द्वैध शासन, या इसे क्या कहेंगे? डायरकी। तो डायरकी की व्यवस्था या द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। अब इसमें संघीय विषयों को दो भागों में बांटना था। एक की सूची में आरक्षित सूची, और दूसरी हुई हस्तांतरित सूची, सॉरी विषय, विषय लिखना था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। यानी दो उसमें इनको कर दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित जो विषय थे इस सूची में शामिल विषयों को, इनका प्रशासन करना था गवर्नर जनरल को अपने परिषद के मनोनीत सदस्यों की मदद से।
और हस्तांतरित विषयों, जिसको ट्रांसफर लिस्ट के सब्जेक्ट कहा गया, इनका शासन करना था गवर्नर जनरल को। लोकप्रिय निर्वाचन में निर्वाचित मंत्रियों के सहयोग से। यानी आप देखें, अब संघीय स्तर पर सीमित उत्तरदायित्व का संकल्पना आया। यहाँ तो पूरा नियंत्रण गवर्नर जनरल का बना हुआ है आरक्षित विषयों पर, तो आरक्षित विषयों का प्रशासन अभी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में है, क्योंकि उसको सहयोग कौन दे रहे हैं? मनोनीत सदस्य, जो इसी की इच्छा के अनुसार आए हुए हैं। लेकिन ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो शामिल विषय हैं, उसमें गवर्नर जनरल को निर्वाचित मंत्रियों के सहयोग से शासन करना था, और यहाँ आप देखते हैं लोकप्रिय तत्व शामिल है, तो इसको कहते हैं सीमित उत्तरदायित्व आया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो संघ सरकार के स्तर पर जो द्वैध शासन आया, इसका एक आउटकम इस रूप में निकला, जिसे हम कहते हैं सीमित उत्तरदायित्व। तो सीमित उत्तरदायित्व का सिद्धांत अब ध्यान दें, प्रांतीय स्तर से कहाँ पर ले आया गया? संघ स्तर पर लाया गया। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीमित उत्तरदायित्व, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके द्वैध शासन की व्यवस्था के अंतर्गत आया। और ये व्यवस्था लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान क्या है कि गवर्नर जनरल निर्वाचित मंत्रियों के सहयोग से हस्तांतरित विषयों का शासन करेंगे। जो अगला प्रावधान था वो गवर्नर जनरल के हाथ में आप देख रहे हैं शक्तियों का अतिकेंद्रीकरण, संकेंद्रण है, कंसंट्रेशन है। गवर्नर जनरल के हाथों में कार्यपालिका शक्तियों का अति संकेंद्रण। अति संकेंद्रण का मतलब होता है ओवर कंसंट्रेशन। तो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ किसके हाथों में हैं? गवर्नर जनरल के हाथों में हैं, तो अति संकेंद्रण कर दिया गया। स्वाभाविक भी था, बड़ी परिश्रम के साथ, बड़ी मेहनत और लगन से भारत पर शासन उन्होंने स्थापित किया था, और इतने उदार तो हैं नहीं कि वो आसानी से छोड़कर चले जाएं। तो इस नाते उन्होंने जहाँ तक हो सका सत्ता की लगाम अपने हाथों में अंतिम क्षण तक बनाए रखने की भरपूर कोशिश किया। तो यही कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा संकेंद्रण है किसके हाथों में? गवर्नर जनरल के हाथों में। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद को, जो यहाँ पर मंत्रिपरिषद बनी, यहाँ पर मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं भंग करने का अधिकार किसके हाथ में है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नियुक्त और इसे भंग कर सकता था, डिसॉल्व कर सकता था। अभी भी आप देखते हैं कि ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, लेकिन अत्यांतिक अधिकार नहीं है। यहाँ अधिकारिता ज़्यादा थी गवर्नर जनरल के हाथ में। अभी आप जानते हैं कि विशेष परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो उस समय कुछ ज़्यादा ही पावर किसके हाथों में था? गवर्नर जनरल के हाथों में था। अगला महत्वपूर्ण ये प्रावधान था कि गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश ख्यापित करने का अधिकार था। ख्यापित करना मतलब प्रोमulgate करना। ख्यापित करना मतलब प्रोमulgate करने का अधिकार था।
यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अगर दोनों हाउस सेशन में ना हो या दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में ना हो और ऐसी आवश्यक स्थितियां पैदा हो चुकी हैं जिनको हम आगे टाल भी नहीं सकते हैं, तो उसमें गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता है। आप देख रहे होंगे अभी भी इस संविधान में प्रावधान है, लेकिन इसका इस नाते किसके पावर बहुत बढ़ जा रहे थे? गवर्नर जनरल के। अगला जो महत्वपूर्ण ये था कि इसको वित्तीय अधिकार काफ़ी दिए गए थे। वित्तीय अधिकार काफ़ी अधिक थे। यानी बहुत अधिक वित्तीय अधिकार दिए गए थे। अब आप ऐसे समझिए कि कुल बजट का 90%, सेंट्रल बजट का 80% किसका? केंद्रीय बजट का नॉन वोटेबल था। नॉन वोटेबल का मतलब ये होता है कि केंद्रीय विधायिका इस पर वोट नहीं कर सकती थी। ये किसके इच्छा से पास होता था? 90% बजट का भाग। ठीक है, तो 80% नॉन वोटेबल था किसका? सेंट्रल बजट का। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसका 80% नॉन वोटेबल था, मतलब इस पर वोट नहीं पड़ता, मतदान नहीं होता। ये किसके हाथ में था ये 80% वोट? ये नॉन वोटेबल बजट जो है वो गवर्नर जनरल के वित्तीय अधिकार के रूप में था। एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में आप इसे देख सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो संघीय विधायिका है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, द्विसदनी, अभी हम लोग आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर दोनों हाउस में किसी भी मुद्दे को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में गवर्नर जनरल ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में ये अधिकार गवर्नर जनरल के पास आ गए। तो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान था केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक जिसको कहते हैं ज्वाइंट सेशन, ये मार्क करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। संयुक्त बैठक का प्रावधान इसी में किया गया। पहली बात, ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार। ये सब अधिकार हम लिख रहे हैं गवर्नर जनरल के बारे में। तो गवर्नर जनरल को ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार था केंद्रीय विधायिका का। अगला महत्वपूर्ण बात थी कि जो मंत्री थे, जितने मंत्री अभी जिनके बारे में हम लोग बात किए, मंत्री जो मिनिस्टर थे उस समय गवर्नर जनरल के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग प्लेजर। मतलब इसका ये हुआ कि जब तक गवर्नर जनरल चाहे तब तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ अभी भी व्यवस्था है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका हैं। यहाँ आप देखेंगे वो अंकुश गवर्नर जनरल पर नहीं था और इस नाते मंत्रियों को दोहरे उत्तरदायित्व के अधीन काम करना पड़ता था। एक गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। जो गवर्नर जनरल था वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, ब्रिटिश जनता के प्रति ये उत्तरदायी था। अपने राष्ट्रीय हितों को यानी गृह देश के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखता था। और जो हमारे मंत्री थे वो कहाँ से चुन करके आए थे? अपने देश की जनता के द्वारा चुन करके आए थे। उनकी आकांक्षाओं के अनुसार, उनके मैंडेट के अनुसार उसे शासन करना था। तो इस तरह से देखें, दोनों के विरोधाभास साफ दिखाई दे रहे हैं। एक जो पदाधिकारी है जिसकी इच्छा पर मंत्री निर्भर हैं, वो ब्रिटिश हित चाहता है और मंत्रियों को किसके हित में काम करना था? राष्ट्रीय हित में,
जनमत की इच्छा के अनुसार। तो इस तरह से आप देखें मंत्रियों की स्थिति कैसी रही होगी उस समय, आप समझ सकते हैं कितनी दुविधापूर्ण रही होगी। तो किसकी माने, गवर्नर जनरल की माने या जिन अपने देश की जनता से जो वादा करके आए हैं उसके अनुसार काम करें। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना टाइट रोप पर चलना पड़ता होगा हमारे मिनिस्टर्स को, और इसमें से बहुत सारे लोग तो सत्ता के साथ गठजोड़ कर लेते रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली महत्वपूर्ण जो प्रावधान किया गया, गवर्नर जनरल केंद्रीय और प्रधान जो प्रांतीय विधानमंडल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, और प्रांतीय जो विधानमंडल है, यानी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रांतीय जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव है, इन दोनों के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तो अगर उसको ज़रूरत लगे, उसको लगे कि इसमें कुछ दिक्कत है, जैसे अभी प्रोविज़न है कि अगर प्रांतीय विधायिका कोई विधेयक पारित करती है, गवर्नर को लगे यहाँ पर कि उसे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना जरूरी है तो आरक्षित कर सकता है, उनके लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति अपना वीटो करें या जो भी इच्छा हो उनकी वो करते हैं, और आप जानते हैं राष्ट्रपति की इच्छा किसकी इच्छा होती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की। तो यहाँ व्यवस्था थी कि गवर्नर जनरल केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को क्राउन की स्वीकृति के लिए इंग्लैंड भेज सकता था। मतलब अगर उसे लगे कि औपनिवेशिक हितों के विरुद्ध है तो केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकता था। तो इसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप नोट करिएगा। अब अगला जो महत्वपूर्ण इसमें वो है प्रावधान है कि जो संघीय विधायिका है उसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, 2 सदनीय था। तो संघीय विधायिका अगला महत्वपूर्ण प्रोविजन है। तो अभी हम बात कर रहे थे गवर्नर जनरल के बारे में। तो संघीय विधायिका इसको हम कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव। सेंट्रल लेजिस्लेटिव, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो है ये द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय का मतलब 2 सदन, बाई कैमरल जिसको कहते हैं, बाई कैमरल, या जिसमें 2 सदन हो। जैसे हम लोग अभी देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा, वैसे इसमें बनाया गया संघीय विधायिका में 2 जो सदन बनाया गया वो अपर हाउस को कहा गया हाउस ऑफ स्टेट, या इसको कहा गया हाउस ऑफ स्टेट, और यह काउंसिल ऑफ स्टेट भी, इसको स्टेट काउंसिल भी नाम देते हैं। तो इसमें 2 सदन कौन कौन से हुए, अपर हाउस हुआ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्य परिषद इसे हम कह सकते हैं। राज्य परिषद, जो राज्यसभा है उसी का पुराना पहला रूप है ये। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ राज्यसभा जैसे परमानेंट हाउस, वैसे यहाँ परमानेंट हाउस बनाया गया, इसको स्थायी सदन है, स्थायी सदन या परमानेंट हाउस के रूप में इसे बनाया गया। स्थायी सदन का मतलब क्या होता है, जो कभी भंग ना हो। जैसे आप जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, बीच में भी भंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, इस समय 9 वर्ष था, और ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। स्थायी सदन है, इसमें से 1/3 जो इसमें टोटल संख्या थी वो 260 थी, 260 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे, 260, और 260 में से जो 156 सदस्य थे, 156 सदस्य, ये आते थे कहाँ से, ब्रिटिश क्षेत्र से आते थे। ये ब्रिटिश क्षेत्र से आते थे, और जो बाकी 104 बचे ये देसी रियासतों से आते थे। देसी रियासत मतलब जहाँ हमारे रजवाड़े शासन करते थे, हमारे देश के राजा शासन करते थे, तो देसी रियासतों से ये आने थे। दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें रही कि स्थायी सदन था और 1/3 सदस्य
जैसे अभी कितना राज्यसभा में 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर होते हैं, उस समय 1/3 सदस्य 3 साल में अवकाश प्राप्त करते थे। 3 वर्ष, मार्क करिएगा, 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करेंगे। तो इस नाते एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष हो गया? 9 वर्ष हुआ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान किसके लिए किया गया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। दूसरा हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए दूसरा हाउस है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय धारा सभा जिसको कहते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसमें 375 सदस्य हैं कुल। इसका 5 वर्ष का कार्यकाल था। 375 375 मेंबर्स थे इसमें, 375 मेंबर्स या 375 सदस्य थे। 250 जिसमें से 250 ये ब्रिटिश क्षेत्र से चुन करके आते और 125 ये आने थे देसी रियासत से। तो देसी रियासत से आने थे 125। इसका कार्यकाल था 5 वर्ष का कार्यकाल था। तो इस तरह से हम लोग देखें, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बाईकैमरल या द्विसदनी है। अपर हाउस एक स्थायी सदन था, काउंसिल ऑफ स्टेट, तो 60 मेंबर्स थे। आप देख रहे हैं कि इसमें से 156 चुन करके आते देसी रियासतों इसे ब्रिटिश क्षेत्र से, और 104 देसी रियासतों से, और 9 वर्ष सदस्य का कार्यकाल होता था। स्थायी सदन था, 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 साल पे रिटायरमेंट लेते थे। यहाँ जो दूसरा सदन है, ये देख रहे हैं कि यहाँ सदस्य संख्या बढ़ाई गई, 375 की गई इसमें 250 जो ब्रिटिश क्षेत्र थे वहाँ से निर्वाचित होकर के आते, 125 देसी रियासतों से। जो आप जानते हैं कि विषयों का बंटवारा करना पड़ता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, 2 स्तर की सरकारें होती हैं, तो इसमें विषयों का बंटवारा करना पड़ता है। यानी जो कार्य के क्षेत्र होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको तय करना पड़ता है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, कौन सी सरकार किस विषय का शासन करेगी। जैसे अभी हम लोग देखें तो हमारे संविधान में 3 भागों में विषयों को विभाजित किया गया। कौन कौन सी? जिसमें हम कहते हैं संघीय सूची के विषय, दूसरा है राज्य सूची के विषय, और तीसरा समवर्ती सूची के विषय। तो ऐसे ही विभाजन किया गया यहाँ पर। तो विषयों का बंटवारा ये प्रत्येक फेडरल गवर्नमेंट के लिए जरूरी होता है। तो ये बंटवारा किया गया 3 सूची। पहली सूची कौन सी है? संघीय सूची यानी फेडरल लिस्ट। इस पर कौन विधि बनाएगा? संघीय सूची पर संघीय विधायिका विधि बनाएगी, संघीय सरकार इसको लागू करेगी। तो ये फेडरल लिस्ट हो गया। दूसरा जो हुआ वो प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची इसको कहते हैं प्रोविंशियल लिस्ट। इस पर प्रांतीय विधायिका विधि बनाएगी, यानी स्टेट इस पर लॉ बनाएंगे और उनका जो एग्जीक्यूटिव है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, यानी ये योजना अगर देखें तो वर्तमान संविधान के ही अनुरूप प्रांत समवर्ती सूची। इस पर दोनों को अधिकारिता प्राप्त थी, जैसा कि अभी है कि फेडरल गवर्नमेंट भी इस पर बना सकती है लॉ, और प्रोविंशियल
या प्रांतीय सरकार भी बना सकती है। लेकिन इसमें प्रावधान किया गया जो प्रोविज़न अभी भी कंटिन्यू करता है कि अगर किसी समवर्ती सूची के विषय पर संघीय सरकार विधि बनाती है और राज्य सरकार भी विधि बनाती है तो संघ सरकार वाली विधि अभिभावी होगी, जो अभी भी व्यवस्था हमारे संविधान में कि समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं विधि, यानी कौन सी, संघ सरकार और राज्य सरकार। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों बनाते हैं विधि तो संघ सरकार की विधि अभिभावी होगी। ये इस योजना में भी लाया गया था। तो इन पर दोनों करेंगे विधि बनाने का काम। अब कुछ जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास होंगे? रेसिडुअरी पावर जो है वो गवर्नर जनरल में निहित किए गए। ठीक है, तो जो ये किसी सूची में शामिल विषय नहीं है उनको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों में वे शक्तियां आती हैं जो ना तो केंद्रीय संघीय में शामिल है, ना प्रांतीय में शामिल है, ना समवर्ती में शामिल है। मतलब जो इस सूची में शामिल नहीं है ऐसे विषय कहाँ आ जाएंगे, यानी जो इनमें शामिल नहीं हैं वो कहाँ पर आ गए, अवशिष्ट शक्तियों के रूप में आ गए, जिसको कहते हैं रेजिडुअरी पावर। ये किस में रहेगा, ये निहित माना गया गवर्नर जनरल में। ये महत्वपूर्ण अधिकार गवर्नर जनरल में निहित मान लिया गया। तो गवर्नर जनरल की शक्ति इस नाते भी बढ़ जाती है। मतलब कोई नया विषय आए जो संघीय सूची या प्रांतीय सूची या समवर्ती सूची में कहीं मेंशन नहीं होगा, नया विषय आए तो वो किसके पास माना जाएगा, वो अवशिष्ट शक्तियों के रूप में गवर्नर जनरल में निहित मान लिया जाएगा। अगला बात ये रही कि यह जो संविधान है ये रिजिड टाइप का संविधान है या इसको हम कहेंगे कठोर संविधान था, और इसके संविधान संशोधन की शक्तियाँ किस में निहित हैं, ध्यान देने वाली बात है। अभी तक सारे संविधान संशोधन की शक्तियाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में निहित थी, ये बात मार्क करेंगे आप। अगला जो महत्वपूर्ण बात रही कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर अभी भी मिला हुआ है। गवर्नर जनरल को वीटो पावर था। यानी जो दोनों हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी, जैसे कि आप देख रहे थे संघ और राज्य में, अगर कोई विधेयक जाता है राष्ट्रपति गवर्नर जनरल के पास तो उस पर वो वीटो का अपना इस्तेमाल कर सकता था, और भले ही वो केंद्रीय या प्रांतीय विधायिका पास कर दी हो, उसके हाउसेस पास कर दिए हों, तो गवर्नर जनरल वीटो कर देगा तो वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। ये प्रावधान यहाँ कर दिया गया था। अब ये तो तमाम प्रावधान जो हुए वो संघ स्तर पर हमने देखा। अब आते हैं प्रांतीय स्तर पर क्या सुधार किया गया। तो प्रांतीय व्यवस्था या प्रोविंशियल सिस्टम क्या थी, प्रांतीय व्यवस्था यानी प्रोविंशियल सिस्टम ये जो था उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या प्रांतीय स्वायत्तता लाया गया। पिछले अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा था 1919 के अधिनियम में, तो वहाँ हम लोगों ने बात किया था कि प्रांतों के स्तर पर सीमित स्वायत्तता लाई गई थी, डायरकी लाया गया था। अब आपने देखा डायरकी कहाँ ले जाया गया, संघ सरकार के स्तर पर या फेडरल गवर्नमेंट के स्तर पर लाया गया। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। तो यहाँ आप कहेंगे पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना। तो यहाँ पर लाया गया पूर्ण उत्तरदायी सरकार है, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया पहली बार यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ जो विषयों का विभाजन किया गया था पिछले अधिनियम में 1919 के आरक्षित और हस्तांतरित, वो भेद समाप्त कर दिया गया और सभी विषयों का प्रशासन किसको करना था, तो सभी विषयों का प्रशासन यानी जो प्रांतीय सूची के जितने विषय हैं सभी विषयों का प्रशासन
का शासन प्रशासन गवर्नर को, स्टेट में गवर्नर है और उसके किसकी सहायता से, निर्वाचित मंत्रियों की सहायता से। और यहीं पर महत्वपूर्ण बात ये भी आप ध्यान रखें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत भी आ जाता है। मंत्रियों के पूरे दल को कहा जाता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। अभी प्रांतों में जो मंत्रिपरिषद का मुखिया था, लीडर था, उसे मुख्यमंत्री ना कह करके प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, ये 1935 के एक्ट में टर्म यूज हुआ था। बाद में आप जानते हैं स्वतंत्रता के बाद पीएम केंद्रीय स्तर पर हो गए और सीएम बना दिए गए यहाँ पर। तो उस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम, पीएम टर्म यहाँ पर यूज किया गया। यानी प्रांतों के जो मुखिया थे उनको क्या नाम दिया गया, प्राइम मिनिस्टर कहा गया था। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, अब वो किसको सलाह देते, एड एंड एडवाइस देते, गवर्नर को। इस तरीके से आप देखें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में जब तक बहुमत है तब तक ही उसके लोअर हाउस में, जैसे आप जानते हैं 2 हाउस होते हैं, कौन कौन से, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुमत होगा, हमेशा बहुमत होगा, उसी दल या गठबंधन के लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, उन्हीं के ग्रुप के लोग होंगे और उन्हीं के हाथ में कार्यकारी अधिकार होगा। तो ये चीज़ मार्क करिएगा जो अभी सिस्टम चला रहा है। बस प्रांतों में अब सीएम कहा जाता है, पहले पीएम टर्म इस्तेमाल होता था। तो ये महत्वपूर्ण व्यवस्था किया गया। लेकिन बड़ी चालाकी से कार्यकारी शक्ति किसके हाथ में निहित कर दी गई है, गवर्नर के हाथ में। और आप जानते हैं गवर्नर कहाँ से अपॉइंट होता है, ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और जो सारे मंत्री हैं या मंत्रिमंडल है जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम कहते हैं, ये निर्भर करता था किसके, इसका अस्तित्व, इसका कार्यकाल, ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत एक महत्वपूर्ण यहाँ प्रोविज़न लाया गया। अभी भी प्रोविज़न है, आप जानते होंगे वर्तमान संविधान में ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम है वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही सत्ता में रह सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, पॉलिटी में आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर लगा रखा है, गवर्नर अपने मन से काम नहीं कर सकता है, यहाँ गवर्नर को ज़्यादा अधिकारिताएं दी गई थी। अगला चीज़ देखा जाए, गवर्नर को कुछ विशेष उत्तरदायित्व दिया गया था। ठीक है, गवर्नर को कुछ विशेष उत्तरदायित्व दिया गया था। और जो ये विशेष उत्तरदायित्व दिया गया था उसके संदर्भ में गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं था। मतलब ये इस उत्तरदायित्व को वह स्वयं निर्वहन करता। जैसे आज भी आप देखेंगे गवर्नर को कुछ ऐसे उत्तरदायित्व मिले होते हैं जिसका गवर्नर खुद बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से उपयोग में लाता है। दूसरी बात जो थी वो गवर्नर को वित्तीय अधिकार काफ़ी प्राप्त थे। अभी भी 40% जो बजट का हिस्सा था ये नॉन वोटेबल था।
मतलब हाउस इस पर वोट नहीं कर सकता था। अभी जैसे हम लोग देखें कि बजट 100% जो है वोटेबल है, यानी पार्लियामेंट की अनुमति के बिना हमारी सरकार यानी एग्जीक्यूटिव जो है 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ जो प्रोविज़न है, आपने देखा था यूनियन फेडरल लेवल पर संघ सरकार पर 80% जो बजट का हिस्सा था वो नॉन वोटेबल था। यहाँ भी आप देख रहे हैं 40% बजट का हिस्सा जो है नॉन वोटेबल है, मतलब इस पर विधानमंडल कोई वोट नहीं कर सकता। मतलब ये इनके अपने अधिकार में है 40% बजट का हिस्सा। अगली जो महत्वपूर्ण बात रही कि गवर्नर्स रूल इस्टेब्लिश किया जा सकता था। अगर गवर्नर को ये बात लगे, जैसा आज है आर्टिकल 356 में प्रोविज़न कि अगर राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, इस बात का संज्ञान गवर्नर को हो जाए, गवर्नर राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट भेजे और राष्ट्रपति उससे सहमत हो जाए, तो उस स्टेट में या उस राज्य में विधानमंडल को भंग किया जा सकता है या उसे सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जा सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिजॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था उस समय भी थी। उस समय गवर्नर्स रूल इसको कहते थे। क्या नाम देते थे इसे? गवर्नर्स रूल। तो गवर्नर्स रूल कब लागू हो सकता था? जब ये लगे कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो उस समय इस व्यवस्था को भंग किया जा सकता था, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम समाप्त किया जा सकता था। और एक महत्वपूर्ण प्रोविज़न था, बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन आप जानते हैं सेफ गार्ड के लिए ज़रूरी है ताकि कोई स्टेट मनमाना ना करने पाए। उस समय ये प्रावधान किया गया था ताकि ब्रिटिश हितों को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोविज़न किए गए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि जो राज्य थे उन सभी राज्यों में बाई कैमरल पार्लियामेंट नहीं थी या विधायिकाएँ नहीं थी। जो बड़े स्टेट थे वहाँ द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कुछ सदस्य, काउंसिल में कुछ सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे, जैसा कि प्रोविज़न अभी भी किया गया है। अगला जो प्रोविज़न किया गया इसमें, मतलब इन प्रोविज़न अब प्रांतीय प्रावधान समाप्त हुए, इसके अतिरिक्त कौन कौन से प्रावधान थे? तो अगला एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया। मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघीय व्यवस्था में जहां 2 इकाइयां होती हैं, संघ सरकार और राज्य सरकार, और इकाइयाँ कई होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, संविधान की व्याख्या का मुद्दा उत्पन्न हो सकता है, ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के झगड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए एक टॉप यानी अपेक्स लेवल पर एक कोर्ट होनी चाहिए। जो संघ और राज्यों के बीच के झगड़े, राज्यों के आपस के जो झगड़े हैं, मामले हैं, संघ और राज्य के बीच के झगड़े हैं, इनको लेकर के जो हियरिंग का काम करेगी वो कौन होगी? फेडरल कोर्ट होगी। तो अमेरिका में भी जानते हैं पहला फेडरल सिस्टम अमेरिका में आया, वैसे ही यहाँ पर फेडरल कोर्ट की व्यवस्था किया गया। अगला महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो ये सारे प्रावधान में अमेंडमेंट करने की शक्ति थी वो सिर्फ किसके पास थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी। तो ये संविधान कैसा था? अगर हम कंक्लूजन में देखें तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, मतलब जिसमें संशोधन बहुत कठिन हो। ठीक है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आता है, क्योंकि यहाँ तो कोई संशोधन इसमें हो ही नहीं सकता था। केवल कौन करता था इसमें अमेंडमेंट कर सकता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इसमें अमेंडमेंट कर सकती थी। तो संशोधन सिर्फ कौन कर सकता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती थी। इसी नाते इसको कहा जाता था कि एक रिजिड या कठोर प्रकार का संविधान था ये। तो इस तरीके से अगर हम देखें तमाम प्रावधान हम लोग देख पाए कि 1935 का अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था। अगर आप अभी के संविधान से कंपेयर करके देखें तो
2/3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं, हमने काफ़ी कुछ थोड़े मोड़े कहीं कहीं थोड़े मोड़े परिवर्तन के साथ इसी व्यवस्था को अपनाने का, अडॉप्ट करने का काम करते हैं। और इस नाते हम समझ सकते हैं कि एक जो नेचुरल ग्रोथ आप देख रहे हैं 1773 से जो परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, एक हम प्रवाह के जैसे नदी की एक धारा होती है, जो आगे वाला होता है वो पीछे के दबाव का परिणाम होता है, तो ऐसे ही बनते बहते पहुंचा था यहाँ तक। और इसी नाते इसको कहा जाता है कि 1935 का जो अधिनियम है एक ऐसा संवैधानिक पड़ाव था जहाँ से पीछे नहीं लौट सकते थे हम, वापस नहीं आ सकते थे हम, क्योंकि एक तरीके से कायिक परिवर्तन, जैसे हम लोग बचपन से युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं और रिवर्स नहीं कर सकते, वैसे इसके साथ भी था। दूसरी बात आप देखें, हमने जैसा कि शुरुआत में कहा था, हमने बहुत संघर्ष करके इस तमाम प्रकार के छूट को प्राप्त किया था, लेकिन अंग्रेज थे। अब इसके कार्यकरण की बात करें तो ये जो प्रोविज़न है प्रांतीय सरकार के लिए जो चुनाव हुए, वो पहली बार 1935 के प्रोविज़न के अंतर्गत 1936 में इलेक्शन होते हैं लास्ट में, और 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय व्यवस्था लागू होती है भारत में। चुनाव में आप जानते हैं कि जो मेजॉरिटी स्टेट में कांग्रेस को बहुमत मिला, इसको हम लोग आगे हिस्ट्री में ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात रही कि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान नहीं लागू हो पाया, क्योंकि इन्होंने शर्त ही ऐसी रख दी थी कि अखिल भारतीय संघ तभी बनेगा जब देशी रियासतों के अधीन शासित जो जनसंख्या उसमें से आधे से अधिक जनसंख्या अपना समर्थन मत इसके पक्ष में देगी, और देशी जो राजा महाराजा थे वो ये नहीं चाहते थे। फलता संघीय सरकार का प्रावधान अस्तित्व में नहीं आ पाया। तब क्या होता, तो हमारे यहाँ जो संघीय सूची यहाँ पर बनी, इसमें 9वें नंबर का जो लिस्ट था, इसमें 9वां सब्जेक्ट जो था, उसमें यह प्रावधान था कि संघीय शासन अगर अखिल भारतीय संघ नहीं आया तो ये 1919 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। तो संघीय व्यवस्था अभी भी किसके अनुसार चली, 1919 के अधिनियम के अनुसार, क्योंकि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान अस्तित्व में नहीं आया। तो जो संक्रमणकालीन प्रावधान थे, इसमें एक रखा गया था संक्रमणकालीन प्रावधान की व्यवस्था, जिसमें ये कहा दिया गया था कि अगर संघ सरकार अस्तित्व में नहीं आती है तो ये 1919 के अधिनियम के अनुसार ही चलेगा, यही करना पड़ा। तो इसकी बड़ी आलोचना हुई। जो हमारे देश के राष्ट्रीय नेतृत्व थे, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें डब्बे तो बहुत सारे हैं लेकिन इंजन ही नहीं है। अब आप देखिए, संघ सरकार बनी नहीं पाई, स्टेट को आगे ले जाने का काम कौन करता है, यानी अगर संघीय व्यवस्था में देखें तो इंजन होता है संघीय सरकार, और डब्बे कौन होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं। अब यहाँ आप देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो बन गई 1 अप्रैल 1937 में, लेकिन संघ सरकार बनी नहीं पाई नई प्रोविजन के अनुसार। तो इसी नाते जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इसकी आलोचना किया कि एक ऐसा संवैधानिक व्यवस्था हुई जिसमें गाड़ी के डब्बे तो हैं लेकिन इंजन ही नदारद है। दूसरी आलोचना इस आधार पर भी की गई कि 1935 के अधिनियम में जो संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान हो वो ऐसे बना दिए गए, जैसे कहते हैं गाड़ी के घोड़े के आगे गाड़ी जोत देना। घोड़े के आगे गाड़ी अगर जोत दी जाए तो घोड़ा नहीं चलता, घोड़ा हमेशा गाड़ी के आगे होता है। तो ये इस तरीके से एक ऐसी व्यवस्था इन्होंने बना दिया था प्रावधान लागू करके कि जो कार्य रूप में आई नहीं सकती थी व्यवहारिक रूप में। तो ये हुआ 1935 का अधिनियम। तो संवैधानिक विकासों के क्रम में अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब इसके बाद हिस्ट्री में केवल आप पढ़ेंगे एक लास्ट जो अधिनियम पारित होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जो 14 अगस्त को पाकिस्तान के संदर्भ में लागू हुआ और 15 अगस्त के भारत के संदर्भ में, जिसमें सत्ता का अंतरण कर दिया जाता है, 2 डोमिनियंस बन जाते हैं भारत और पाकिस्तान के। ये हिस्ट्री का विषय है मूल रूप से। तो संवैधानिक विकासों को हम लोगों ने इस रूप से देखा, पीटी और मेंस दोनों ही दृष्टियों से ये जो 1935 का अधिनियम है विशेष महत्व रखता है, तो इसे आप गंभीरता से देखेंगे। तो यही हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। संवैधानिक विकासों का क्रम खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें पॉलिटी में लेंगे वो भारतीय
जो संविधान सभा का गठन और उससे जुड़े हुए प्रावधान। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डील करेंगे। तो इसके साथ मैं अब समअप कर रहा हूँ सारी चीज़ें, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ। धन्यवाद।